Hello guys, welcome to Hexit, and this is the first lecture of chapter Thermodynamics of Basic Mechanical Engineering. Today we are going to understand these topics. First, thermodynamics introduction. Second is zeroth law of thermodynamics. Third, how is work defined in thermodynamics? And fourth, about specific heat and specific capacity. अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है, थर्मो एंड डायनेमिक्स. थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है उसका ट्रांसफर. तो इसको कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट का ट्रांसफर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में. और इसी तरह से इसकी डेफिनेशन भी है. Thermodynamics is the fascinating branch of science which deals with energy transfer and its effect on the state or the condition of the system. इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि it has been also been defined as the science of 3 E's, namely energy, entropy and equilibrium. इन तीनों के बारे में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अब हम जानते हैं कि सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग्स क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ओवल हमारा सिस्टम है. इसके अंदर जो भी प्रोसेसेस होंगी वो सिस्टम के अंदर की प्रोसेसेस बोली जाएंगी, और इस सिस्टम के बाहर जो भी चीजें हैं उन्हें हम सराउंडिंग्स में काउंट करेंगे. और ये जो एनवलप सिस्टम को सराउंडिंग्स से डिफरेंशिएट करता है उसे हम बाउंड्री कहते हैं. इनकी डेफिनेशंस भी इसी हिसाब से हैं. Thermodynamic system represents a fixed quantity of matter which is under analysis or study. The thermodynamic system is described by the following quantities. इसको इन तीन क्वांटिटी से भी डिस्क्राइब किया जाता है. फर्स्ट इज कंपोजिशन एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि वो मैटर जो हमारे सिस्टम के अंदर है वो कितने क्वांटिटी में है. सेकेंड इज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. इन तीनों पे वो डिपेंड करता है. और थर्ड की उस सिस्टम की एनर्जी क्या है. सेकेंड डेफिनेशन इज फॉर सराउंडिंग्स, anything external to the system which can be influenced by the changes in the system is known as surroundings. Third definition we have is for boundary. The system and surrounding are separated by an envelope which is known as boundary. अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम्स के बारे में. मेनली हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं सिस्टम्स के: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम में हमारा जो मास होता है वो भी ट्रांसफर होता है सिस्टम से सराउंडिंग्स में, और जो हीट होती है वो भी ट्रांसफर हो जाती है. क्लोज सिस्टम में क्योंकि वो क्लोज होता है हमारा मास ट्रांसफर नहीं होता, पर जो हीट होती है वो ट्रांसफर हो सकती है. आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हमारा मास ट्रांसफर होता है और ना ही हीट, इसलिए हम उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. इन तीनों के साथ हमारे पास एक और सिस्टम भी है इसमें, adiabatic system. This type of system does not allow the heat to transfer to take place across the system no matter how hot one member is than the other member. इसमें heat take place कर ही नहीं सकती सिस्टम से सराउंडिंग्स में, चाहे कितना भी गर्म कोई सिस्टम क्यों ना हो. This type of system are thermally insulable from the environment. अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज पे. तो हमारी मेन दो टाइप की थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट इंटेंसिव और सेकंड एक्सटेंसिव. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास पे डिपेंड करती है. दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम. इनके एग्जांपल्स होंगे हमारे एंथैल्पी और एंट्रोपी. इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टीज जो सिस्टम का मास होता है उस पर डिपेंड नहीं करती. These are the properties which are independent of the mass of system, no matter how much the value of the mass changes. These properties remain the same. चाहे कितना भी उस सिस्टम का मास क्यों ना चेंज होता है, पर ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो सेम ही रहती है. इनके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा. अब हम आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम. ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में. So, if a system is simultaneously in a state of mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium, it is said to be in the state of thermodynamic equilibrium. अगर जो हमारा सिस्टम है उसमें ये तीनों इक्विलिब्रियम
उस पर लागू करते हैं, जैसे कि अगर हमारा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो और साइमल्टेनियसली थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में, तभी हम अपने सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है प्रेशर की इक्वालिटी। Mechanical equilibrium implies uniformity of pressure, that is, there is only one value of pressure for the entire system. कि हर सिस्टम की ये नहीं कि कोई जगह अलग हमारा प्रेशर है और किसी जगह अलग, पूरे सिस्टम में एक यूनिफॉर्म प्रेशर होगा, तभी हम उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। सेकेंड इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, विच इज इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। इसका मतलब होता है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई इंटरनली केमिकल रिएक्शंस ना हो रही हो। डेफिनेशन भी यही कहती है कि सिस्टम इज सेड टू बी इन द केमिकल इक्विलिब्रियम when the chemical reaction within the system are stopped and there is no diffusion of mass taking place. थर्ड आता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, कि जो हमारा सिस्टम है उसमें एक ही टेम्परेचर हो, पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म। दिस इट इज द कंडीशन और द स्टेट in which the temperature of the system is uniform. अब हम आते हैं कि what is working substance. Working substance क्या होता है thermodynamics में? तो इसकी definition है it is a fluid which is employed in the thermodynamic systems to serve as a medium of transfer of energy between the system and the surrounding is known as working substance. अगर एक फ्लूइड है हमारे सिस्टम में जो एक मीडियम की तरह वर्क करता है जिससे हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है, उस फ्लूइड को हम अपना वर्किंग सब्सटेंस की तरह बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में पेट्रोल, इस जिससे हमारा एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या स्टेट करता है? This law deals with the thermal equilibrium. It is related to equality of temperature and it provides mean for measuring temperature. इस जीरोथ लॉ का मतलब होता है कि वो जो हमारे सिस्टम है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में हो। जैसे कि हमारा सिस्टम ए है, ए सिस्टम बी सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में, मतलब इन दोनों के टेम्परेचर सेम है और साइमल्टेनियसली ए सिस्टम जो है हमारा वो सी सिस्टम के भी इक्विलिब्रियम में थर्मल, कि ए और सी का भी टेम्परेचर सेम है। तो इसका मतलब जो हमारा बी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सी सिस्टम के इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर में। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बी is equal to the temperature of system C. This is known as zeroth law of thermodynamics. Application of zeroth law. Zeroth law of thermodynamics कहाँ यूज होता है? It is used for making measurement devices, thermometers. एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इसका। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्क एज डिफाइंड इन थर्मोडायनामिक्स। वर्क को हम थर्मोडायनामिक्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Work done is the energy transfer due to the property difference other than temperature, which exists between the system and surroundings. इसका मतलब होता है कि वर्क जब हमारा किया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी के डिफरेंस से, टेम्परेचर को छोड़ के, सिस्टम और सराउंडिंग्स में, तो उसे हम थर्मोडायनामिक्स वर्क बोलते हैं। थर्मोडायनामिक वर्क अब हमारा कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिलेंडर है एंड इसके अंदर ये जो पिंक कलर की गैस भरी हुई है, अगर हम इस डॉटेड लाइन से इस पोजीशन तक अपना पिस्टन पुल करते हैं, जो डिस्टेंस होगा मूव किया पिस्टन ने वो हमारा हो जाएगा ds। प्रेशर जो गैस के अंदर था उसे हम P लेंगे और फोर्स हम F लगा रहे हैं, तो इसकी डेरिवेशन ऐसे हो जाएगी कि W इज इक्वल्स टू, हमने छोटी क्लासेस में सीखा है कि वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। अब फोर्स को हम प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डिस्टेंस मूव्ड, ये हो जाएगा PA इनटू DS, which implies that work is equals to P into ADX। अब ADX को हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, तो
फाइनली हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन W इज इक्वल्स टू पी डी वी। नाउ आते हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में। ये कौन सा प्रोसेस होता है? कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो बहुत ही स्लोली परफॉर्म हो रहा है उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें हीट। अब हीट क्या होती है? Heat is a form of energy which is transferred across the system due to temperature difference. अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है किसी सिस्टम्स में और जो एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसे हम हीट बोलेंगे। हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू M मास इंटू Cp इंटू D. Cp here is the specific heat of that material. साइन कन्वेंशन फॉर हीट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा ये ओवल सिस्टम है, अगर हीट इसमें ऐड हो रही है तो वो हमारे पॉजिटिव में लेंगे, और अगर हीट इस सिस्टम से बाहर जा रही है तो उसे हम नेगेटिव में लेंगे। पर अगर हमारा वर्क इस सिस्टम में हो रहा है, कोई वर्क हम सिस्टम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वर्क को हम नेगेटिव में लेते हैं, और अगर सिस्टम के द्वारा कोई वर्क किया जाता है तो उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? It is defined as the quantity of heat which enters or leaves the system of unity mass when it experiences 1 degree of change in the temperature. अगर ये स्पेसिफिक हीट हमारी वो हीट होती है अगर हम एक मास का सिस्टम लेते हैं जो हम टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 1 डिग्री का लेते हैं, तो उस पे जो हमारी हीट अप्लाई होती है वो होती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है हमारा हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। स्पेसिफिक हीट हमारी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेकंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एयर के लिए हम देखें तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू होती है 1.005 किलोजूल्स बाय किलोग्राम इनटू केल्विन। इसका मतलब होता है कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है एयर की कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसकी वैल्यू ये होती है। ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे न्यूमेरिकल्स में, तो इसे जरूरी है कि हम मेमोराइज कर लें। और specific heat at constant volume for air is 0.718 kilojoules by kilogram per Kelvin. For water, जो हमारा specific heat at constant pressure होता है वो equal होता है specific heat at constant volume के लिए, जिसकी वैल्यू होती है 4.186 kilojoules by kilogram Kelvin. Adiabatic index, अब ये क्या होता है? Adiabatic index होता है हमारा रेशियो कि स्पेसिफिक प्रेशर से स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे हम एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं, जो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। एयर के लिए हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स 1.4 होता है और वाटर के लिए हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स 1 होता है, क्योंकि जो उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो इसलिए उसका जो एडियाबैटिक इंडेक्स होता है वो 1 आता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिस आगे इस चैप्टर के बारे में बात